सभी को नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं सचिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं छठी से लेकर 12वीं तक की NCERTs कवर करा रहा हूं और इसी अनुक्रम में चलते हुए आज हमारा पार्ट 3 का भाग 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमारा ये अध्याय 3 है और ये आरंभिक नगर में हमने देखा, हमने जो हमारा पहला भाग था, है ना। तो पहले भाग में हमने केवल और केवल नगरों के विषय में चर्चा की थी। ठीक है, नगरों के विषय में चर्चा करते करते हमने थोड़े बहुत उसके जो उनकी विशेषताएं थी या जो उनके थोड़े अवशेष वहाँ प्राप्त हुए थे उनके बारे में भी चर्चा की थी। ठीक है, और अब हमारा जो भाग 2 है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारा भाग 1 था, जो पहला भाग था, और अब इसमें हम उस चीज़ को थोड़ा सा जोड़ते हुए चलेंगे, एकत्रित करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि हमारे मस्तिष्क में जो कुछ डाउट्स थे या कुछ परेशानियाँ ऐसी रह गई थी जो समझ में नहीं आई थी, तो वो एकत्रित होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हमने देखा, हमने हड़प्पा की कहानी पढ़ी थी। तो हड़प्पा की कहानी में क्या पढ़ा था, 150 साल पहले जो यहाँ पुरास्थल हमें ये हड़प्पा प्राप्त हुआ, पता चला इसके बारे में। ठीक है, फिर पुरातत्वविद आए 80 साल बाद, 80 साल पहले। ठीक है, तो उन्होंने इसके विषय में काफ़ी विचार विमर्श किया, इनको ढूंढा, खोजा। ठीक है, फिर उसके बाद में पता चला कि हाँ, ये बहुत पुराना एक पुरास्थल है। ठीक है, इसके बाद हमें पता चला कि बाद में कि ये 4700 वर्ष पुराने शहरों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसी के आगे हम नई नई चीज़ें जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, वैसे ही हमने कुछ नगरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं नगरों की इन विशेषताओं के बारे में, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये जो नगर थे, ये जो नगरों की जो विशेषताएं थी, इन नगरों की जो हड़प्पा के जो प्रस्थल था इसके पास में जो मिली थी। ठीक है, तो क्या था, ये जो नगर थे, ये नगर दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। जैसा कि हमने पढ़ा, जो पश्चिमी भाग जो था, जिसका जो पश्चिमी भाग था छोटा था परंतु ऊंचाई पर था, है ना, और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा था और परंतु नीचाई पर था। और पुरातत्वविदों ने धीरे धीरे फिर क्या करा, इसका एक नाम रख दिया। जो ऊंचाई पर भाग थे परंतु छोटे थे पर ऊंचाई पर थे, तो उनको क्या बोला गया, उनको नगर दुर्ग कहा गया। उसी प्रकार जो नीचे थे, और ठीक है, जो नीचे थे और सभी बड़े थे, उनको निचला नगर कहा गया। ठीक है, इनमें क्या था, इन दोनों में क्या था कि यहाँ की जो ईंटें थी बड़ी पकी हुई थी। ठीक है, इनमें जो दीवारें थी, ये ईंटें बहुत ज़्यादा पकी हुई थी और बहुत ज़्यादा मजबूत ताकि बनाई जाती थी, ताकि जो दीवारें जो है काफ़ी मजबूत बने। ठीक है, और इसका संभवतः मैं सोचता हूँ जो कारण रहा होगा, हो सकता है वहाँ के जो युद्ध होते हों। ठीक है, तो युद्धों में काम आए, कोई सामने वाला पराजित जो हमारा प्रतिद्वंदी हो, वो ईंटों को पार न कर पाए। ठीक है, तोड़ ना पाए, इस चीज़ के लिए इनका ध्यान रखा जाता होगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि हमने देखा पढ़ा कि कुछ जो नगर थे, ठीक है, नगरों के जो कुछ नगर थे, उन नगरों में जो दुर्ग नगर थे, ठीक है, उसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो की बात की गई थी। मोहनजोदड़ो में हमने क्या पढ़ा, एक स्नान घर था। ठीक है, स्नान घर में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। ठीक है, और उस स्नान का जो हमने देखा था, जो उसमें जो पानी भरा जाता था उसके बारे में, उसमें कुछ जो तालाब था, ठीक है, तालाब में एक अलग ही प्रकार का कुछ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था प्लास्टर और ईंटों का, ताकि उसका जो रिसाव रोका जा सके। ठीक है, चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। उसी प्रकार क्या था, इसमें नई 2 तरफ की सीढ़ियाँ थी, और जो ये स्नानागार था इसका प्रयोग केवल और केवल उन कुछ विशेष लोगों के लिए किया जाता था। पढ़ा था ना हमने, विशेष लोगों के लिए किया जाता था या फिर विशेष उत्सव में किया जाता होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने पढ़ा कि जो ये कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ नगर थे, इन नगरों में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड का क्या अर्थ हो सकता है, अग्निकुंड का तो एक ही तात्पर्य हुआ कि वहाँ पे यज्ञ इत्यादि किए जाते होंगे। ठीक है, और वैसे जो हड़प्पा नगर है, लोथल है, ये ऐसे कुछ नगर से प्राप्त हमें कुछ भंडार गृह भी प्राप्त हुए। ठीक है, भंडार गृह का तात्पर्य क्या होता है, कल मैंने आपको समझाया था कि जिस तरह हम गाँव में देखते हैं, ठीक है, कोई कमरा होगा जिसके अंदर जो, अगर वहाँ शासक निवास करते होंगे तो वहाँ सोना चांदी इत्यादि होगा, भंडार होगा। ठीक है, उस अगर जनता होगी, प्रजा होगी, या फिर मान लीजिए कोई साहूकार इत्यादि होगा, तो वो क्या रखेगा, अनाज की बोरियां रखेगा।
तो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए, हर जहाँ जैसा उस व्यक्ति का कारोबार होगा, जिस चीज़ से वो संबंधित होगा, है ना, उसी हिसाब से उसके भंडार ग्रहण हो गए। ठीक है, चलिए हमने नगरों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं नाले। और अब हेडिंग डाल दीजिए, नगरों में भवन, नाले और सड़कों का निर्माण। आप ये हेडिंग डालिए। ठीक है, नगरों में भवन, नाले और सड़कों का निर्माण, आप ये हेडिंग डालिए। ठीक है, और उसमें जो पहले आप एक पॉइंट डाल लीजिए। ठीक है, पॉइंट डालने के बाद उसमें लिखिए भवन। वहाँ के जो भवन थे, जो घर थे, वो कैसे बने, अब इस भाषा में चर्चा करते हैं। पहले भवन डाल लीजिए। ठीक है, तो भवन को क्या था, तो जो वो भवन हुआ करते थे, वे भवन 2 मंजिलों के होते थे। ठीक है, घर का जो आंगन देखा हमने, पहले तो ये जो घर हुआ करते 2 मंजिल से ऊपर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और जो ये आंगन जो हुआ करता था, वो उसके जो आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जैसा कि हम आज देखते भी हैं गाँव में। गाँव में क्या होता है, कोई कमरा है, ठीक है, कोई आंगन है, आंगन के चारों ओर जो कमरे बनाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश जो घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी बनाए जाते थे। ठीक है, जो अधिकांश जो हमने पढ़ा कि जैसे चारों जो और कमरे बनाए जाते थे, और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ उनके साथ में कुएं बनाए जाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने पढ़ा कि जैसे जो भवन है वो किस प्रकार के बनते थे। ठीक है, 2 मंजिला उनका घर होता, 2 मंजिलों के वो होते थे, और उनमें एक आंगन होता था, उस आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये इनकी विशेषताओं के तौर पर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ के भवन किस प्रकार के बने होते थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारा जो कवर हो चुका है, और इसे नोट करते हुए चलें। ठीक है, हालांकि मेरी जो आज बोलने की स्पीड है वो थोड़ी तेज होगी, हो सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहें। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा, क्या था, जो ये नगर थे, इनमें जो नगर थे ना, इनमें जो ये घरों के और नाले, जो सड़कें थी, बड़ी योजनात्मक तरीके से बनाई जाती थी। ठीक है, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती थी। काफ़ी योजनाओं का बहुत सारी इसमें योजनाएं करके, वो काफ़ी देख दाख के चीज़ों का निर्माण किया जाता था, जैसे कि हमने अभी भवनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, भवन कैसे थे। अब दूसरा डाल लीजिए, नाले। दूसरा डाल लीजिए नाले। ठीक है, क्या होता था, जो क्या कहते हैं, नगर थे, नगरों में ये नगर थे, इन नगरों में नाले बनाए जाते थे, ताकि जो बारिश वर्षा हो तो गलियों में वगैरह में पानी ना भरे। ठीक है, नगरों में पानी ना भरे, इस चीज़ के लिए नालियों का निर्माण किया जाता था। अब इन नालियों का निर्माण किस प्रकार का किया जाता था, जो सुनिए। क्या होता था, जो नाली होती थी ना, ये जो नगर बनते थे, नगरों में जो नालियाँ हो करती थी वो ढक दी जाती थी। ठीक है, इन्हें बड़ी सावधानी से एक ही सीधी लाइन में बनाया जाता था, बड़ी सीधी लाइन में नालियों को बनाया जाता था, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी। और हल्की ढलान क्यों होगी, ताकि पानी जो है वो आराम से बह सके। ठीक है, आराम से जा सके। ठीक है, और जो घर हुआ करते थे, अक्सर जो घरों की जो नालियाँ हुआ करती थी वो सड़कों से जोड़ दी जाती थी। ठीक है, सड़कों से जोड़ दी जाती थी, जो बाद में बड़े नालों में जाकर मिलती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, जो नाले जो होते थे ना ढके, हमने क्या पढ़ा कि जो नालियाँ होती थी यहाँ की ढकी हुई होती थी, ढक दी जाती थी, ताकि बाहर इनका पानी ना निकले और कीचड़ इत्यादि ना हो, तो ढक दी जाती थी। और घर की नालियों भी इनके साथ जोड़ दी जाती थी। तो जो ढकने की वजह से अब जब नाली ढक दी गई है तो उसका तो वहाँ से कुछ हो नहीं सकता, तो इस कारण क्या करते थे, कुछ मेन होल बनाते थे। ठीक है, इन जगहों पर कुछ मेन होल बना दिए जाते थे। मेन होल किस लिए बना दिए जाते थे, ताकि अगर ये जो नाली इत्यादि हमने ढक दी हैं तो उनकी सफाई इन मेन हॉल से की जाए। और मेन हॉल का यही काम है। आज हम देखते हैं हमारी यहाँ की जो नालियाँ हैं, आज वर्तमान में हम नालियाँ देखते हैं आसपास की, तो क्या होता है, नालियाँ होती हैं, उसके साथ में एक हम सीवर देखते हैं। ठीक है, जो सीवर देखा होगा, मेन हॉल का क्या काम होता है, मेन हॉल सीवर जैसे तो होता था। ठीक है, तो यही मेन हॉल होता था। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपने ये कर लिया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमारा आगे। अच्छा, एक नगरीय जीवन के विषय में हम चर्चा करते हैं। ये नगरीय जीवन क्या था हमारा का। नगरीय जीवन का ना तात्पर्य, आप नगरीय जीवन से ना लिखकर आप लिखिए वहाँ की, आप एक काम कीजिए, वहाँ पे इसमें आप हेडिंग डालिए,
नगरीय जीवन ही हेडिंग डाल रखी है, ठीक है, नगरीय जीवन ही ठीक रहेगी। आप नगरीय जीवन ही हेडिंग डालिए, ठीक है। चलिए, अब नगरीय जीवन में हेडिंग में डालने के बाद पहले आप सुन लीजिए इसमें है क्या, फिर मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो, जैसे क्या था, ये जो नगर था, ठीक है, नगर में जो लोग रहते थे उस, जैसे हम जानते हैं हर नगर में हर प्रकार के लोग रहेंगे, छोटे लोग भी रहेंगे, बड़े लोग भी रहेंगे, ठीक है। कुछ कृषक भी होंगे जो कृषि करते होंगे, ठीक है। कुछ हो सकता है लिपि इत्यादि भी करते हों, लिपिक भी हों, कुछ हो सकता है शिल्पकार भी हों, ये सब हो सकते हैं, है ना। और साथ में कोई एक राजा, जिस तरह हमारे आज देखते हैं प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इसी प्रकार होगा कोई राजा होगा, ठीक है, जो उस देश को चलाएगा, उस नगर को चलाएगा, ठीक है। तो संभवतः मान लीजिए कि यहाँ पे एक राजा है, ठीक है। अब आप यहाँ से नोट करना चालू कीजिए कि यहाँ हो सकता है कि यहाँ के जो संभवतः राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, ठीक है, ये क्या करते थे, ये नगर जो शासक हुआ करते थे ना, जो नगर की इमारतें बनाने में जुटे हुआ करते, वो क्या सोचते थे कि नगर में बड़ी बड़ी इमारतें बने, बड़ी बड़ी इमारतें बने, इन चीज़ों की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहते होंगे, सोचते रहते होंगे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो शासक थे, तो वो क्या करते थे, वो लोगों को दूर दूर भेज दिया करते थे, अपने नगर को और आकर्षित और अच्छा बनाने के लिए दूर दूर भेज दिया करते थे कि वहाँ से जाके कीमती पत्थर लेके आओ, ठीक है, अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढ के लाओ, मूल्यवान पत्थर ढूंढ के लाओ, धातु ढूंढ कर लाओ, ठीक है, चीज़ें मंगवाते थे या फिर, ठीक है, या खुजवाते थे उनको, ठीक है। फिर क्या होता था, जो ये शासक लोग थे, ये क्या करते होंगे, सोना, जब शासक हैं ये भाई किसी देश को चला रहे हैं, किसी नगर को चलाने वाले हैं, तो ये अपने नगरों में क्या रखेंगे, सोना चांदी, ठीक है, अच्छे अच्छे खूबसूरत मन के रखेंगे, आभूषण इत्यादि रखेंगे अपने पास में, ठीक है। फिर क्या होता था, इन नगर में कहीं ना कहीं वो लिपिक भी होंगे जो लिपि लिखते होंगे, ठीक है, लिपिक भी तो होंगे जो लिपि लिखते होंगे, और जो ये लिपिक होंगे ये क्या करते होंगे, ये जो लिपिक होंगे ये जैसे हम मुद्रा की बात करते हैं, मोहरें जो होती हैं, ठीक है, मोहरों पर लिखते होंगे, या फिर कोई अन्य चीज़ें होंगी जिनके ऊपर ये शब्द उकेरते होंगे, लिखते होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या पता शिल्पकार होते होंगे। ये शिल्पकार क्या करते होंगे, या तो अपने घर में रहकर एक व्यवसाय स्टार्ट कर लेते होंगे, उद्योग चलाते होंगे, या फिर क्या करते होंगे, या उद्योग स्थल में जाते होंगे जहाँ पे काम इत्यादि होता है, वहाँ जाकर एक काम करते होंगे तरह तरह के। या हो सकते हैं जो शासक होते हैं उन कुछ शासकों के घर में भी रहते हों, शासकों के दरबारों में भी रहते हों, जो काम करते हों, इस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे भी होंगे, छोटे, उनके कुछ बच्चे भी होंगे जो खेलते होंगे, खिलौनों से खेलते होंगे। और ये कैसे खिलौनों से खेलते होंगे, मिट्टी के खिलौनों से खेलते होंगे, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था नहीं कुछ, तो मिट्टी के खिलौने ही बना जाते होंगे, ठीक है। अब आप इसमें लिखना चालू कीजिए, नगरीय, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए कि नगरीय जीवन, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ संभवतः शासन निवास करते होंगे, ठीक है, शासन निवास करते होंगे, और यह खास इमारतें बनाने की योजनाओं में जुटे रहते होंगे, ठीक है। फिर दूर दूर से धातु, मूल्यवान पत्थर और अन्य चीजें मंगवाते होंगे। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट डाल लीजिए लिपिक, दूसरा पॉइंट डाल लीजिए लिपिक, ठीक है। अब लिखिए इन्हीं में कि संभवतः यहाँ पर लिपिक भी निवास करते होंगे, जो मोहरों पर लिखते होंगे या अन्य चीज़ों पर शब्द इत्यादि उकेरते होंगे, ठीक है। या फिर लिख दीजिए अन्य चीज़ों पर भी शब्द लिखते होंगे, ठीक है। चलिए आगे, चौथा अपना तीसरी हेडिंग डालिए, सॉरी हेडिंग में डालिए, तीसरा पॉइंट डालिए शिल्पकार, ठीक है। तो क्या होगा कि जो शिल्प, या इसमें लिखिए कि यहाँ पर शिल्पकार भी निवास करते होंगे, और यह घरों या उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, ठीक है। चलिए बस अभी आप यहाँ पे नगरीय जीवन का बस इतना ही रखा जाएगा, ठीक है। नगरीय जीवन में क्या क्या हमने पढ़ा कि जैसे ये शासक हुआ करते थे, जो
जो दूर दूर से लोगों को भेजते थे और मूल्यवान धातु इत्यादि मंगवाते थे। नगरों का जो इमारतें इत्यादि में योजनाओं में जुटे रहते होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमने दूसरा पढ़ा कि जो लिपिक होते होंगे जो मोहरों पर लिखते होंगे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। इसके अलावा हमने नगरों में कुछ शिल्पकारों के बारे में पढ़ा, और शिल्पकार स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है शिल्पकार जो स्त्री होते थे या पुरुष होते थे, इस विषय में पुरातत्वविदों को जानकारी नहीं प्राप्त है। ठीक है, इनमें कुछ बच्चे भी हुआ करते होंगे जो कि खेलते होंगे, कुछ यात्री भी हुआ करते होंगे जो यात्रा करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अगर आगे हमारा क्या आता है, नगर एवं नए शिल्प। अच्छा, ये नगर एवं नए शिल्प रहने दीजिए। ठीक है, इसके आप अगली एक हेडिंग डालिए, इन पे आप हेडिंग डालिए कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त अवशेष। ठीक है, आप इसमें हेडिंग डालिए कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त अवशेष। ठीक है, चलिए जो आप इस जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त जो अवशेष हैं, जरा पहले इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित चीज़ों के होते हैं। क्या था, यहाँ जो हड़प्पा जो नगर था, इस हड़प्पा नगरों में जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो कुछ मूल्यवान वस्तु, पत्थर, सोना, चांदी इत्यादि से प्राप्त जो वस्तुएं बनाई जाती थी ना, ठीक है, वो वस्तुएं प्राप्त होती हैं यहाँ से। ठीक है, उसके साथ में क्या है, ये जो पत्थर, यहाँ पे जो मोहरें इत्यादि हुआ करती थी, ठीक है, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए हड़प्पा नगरों से प्राप्त अवशेष, और उसमें पहला पॉइंट लिखिए कि जो पत्थर हुआ करते, पत्थर, सोना, चांदी, कांसा, शंख, तांबा, सोना, चांदी, कांसा, शंख और तांबा से बनी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट डालिए, सब पॉइंट डालीजिए, ये जो पॉइंट था इसका सब पॉइंट डालिए। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, हमने क्या देखा कि तांबे से क्या क्या बनाया जा रहा है, औजार ही बनाया जा रहा है, बर्तन भी बनाए जा रहे हैं, गहने भी बनाए जा रहे हैं, हथियार भी बनाए जा रहे हैं। परंतु जो सोना और चांदी, अब इसके ये क्या कहते हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था उसका सेकंड सब पॉइंट लिखिए कि सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या कहते हैं, जो ये सोना और चांदी थे, इनसे क्या क्या बनाए जाते, हमने देखा कि ये जो सोना और चांदी थे, इनसे गहने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, है ना। अब क्या है, जो यहाँ पे सबसे आकर्षक जो चीज़ मिली है, ठीक है, जो आकर्षक जो चीज़ मिली है वो क्या मिली है, हड़प्पा नगरों से सबसे आकर्षण करने वाली आकर्षक जो चीज़ें मिली हैं वो क्या मिली हैं, वो मनके मिले हैं, बांट मिला है और फलक। ये हमने शायद कल नोट कर लिया था, लेकिन फिर भी आज हमने समझ लिया। आगे हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मोहरे बनाते थे। ठीक है, पत्थरों की मोहरे बनाते थे, और जो ये कैसी होती थी, ये आयताकार तरीके की होती थी। ठीक है, और ये मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते थे। ठीक है, क्या होते थे, जो लोग थे ये काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अब देखिए क्या था, जो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हुई। ठीक है, कपास की खेती 7000 साल पहले मेहरगढ़ में शुरू हुई। अब पॉइंट डालिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बस हेडिंग डाल लीजिए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमने जब मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ ऊपर पढ़ा था अभी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक स्नान घर आता है, उस स्नान घर में किस प्रकार की विशेषताएं हैं, ये सब हमने पढ़ा ना। तो उसकी जो विशेषताएं थी और अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, इन सबको एक बार मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग में अपने डालिए और मिक्स करने का प्रयास कीजिए। जैसे जो ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ से क्या है, यहाँ पे कपड़े का जो अवशेष है वो भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। ठीक है, कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, और ये कैसे हुआ, ये जो चांदी होती है ना, जो चांदी के फूलदान हुआ करते थे, ठीक है, उनके ढक्कनों तथा कुछ अन्य जो तांबे के जो वस्तुएं थे, इनसे चिपके हुए मिले हैं। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के जो अवशेष मिले हैं ना, वो चांदी के जो एक फूलदान हुआ करता था उससे उसके ढक्कन से और कुछ अन्य तांबे के वस्तु हुआ करती थी, उनसे चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मीठी
पक्की मिट्टी तथा ये फैन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। चलिए आगे। अच्छा, जो हम जानते हैं कि जैसे ये अभी हमने पढ़ा जी, ये जो कुछ नई नई प्रकार की चीज़ें हमने पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए फूलदान पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, फूलदान की ढक्कन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं जो बनाई गई होंगी, मनके इत्यादि बनाए गए होंगे, ठीक है, और अलग चीज़ों के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये मूर्ति बन रही है, आप ये भी देख रहे होंगे, ये मूर्ति देख रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हम जब पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, और आपने देखा होगा ये पढ़ाई की फैंसे से बनी जो तख्तियाँ सूत कटाई के संकेत के देती होंगी, ये सब क्या हो सकती हैं? ये जो ये मनके का काम करना, ये मूर्ति बनाना कैसे लोग कर सकते हैं? क्या हम आम आदमियों के बस की हो सकता है क्या? वहाँ पे जो लोग आम आदमी होंगे उनसे करवा सकते हैं क्या? चलिए आज हम वर्तमान की बात करें। यदि मैं वर्तमान में बोलूँ कि आप एक गाड़ी बना के दिखाइए, ठीक है, मैं वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को बोलूँ कि आप एक गाड़ी बना के दिखाइए, बना देगा क्या? नहीं बना पाएगा ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है उसने कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया, ठीक है, गाड़ी बनाने का कोई ट्रेनिंग नहीं की। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैकेनिक वगैरह होंगे, जिन्होंने गाड़ी बनाना सीखा होगा, गाड़ी सही करना सीखा होगा, वही केवल गाड़ी बना सकते हैं, वही ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नगर थे उनमें कुछ विशेषज्ञ भी हुआ करते थे, ठीक है, वो विशेषज्ञ हुआ करते थे क्योंकि ऐसे काम तो केवल विशेषज्ञ कर सकता है, ठीक है। विशेषज्ञ कहते किसे हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ बनाता है, उसे खास चीज़ बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ठीक है। तो विशेषज्ञ की डेफिनेशन एक बार लिख लीजिएगा कि विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, इसमें लिखा हुआ पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, ठीक है। पच्चीकारी से तात्पर्य क्या है? मोहरों पर लिखना, उसको जैसे हम छापते हैं, किस प्रकार से उनका, किस प्रकार से मोहरें बननी चाहिए, किस प्रकार से उनमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मोहर असली है नकली है, ठीक है। ये पच्चीकारी का ही एक रूप होता है। चलिए ठीक है, आगे हमने क्या देखा? हाँ, मूर्ति के बारे में हमने पढ़ा। हर व्यक्ति तो जैसे हम जानते हैं हर व्यक्ति जो है वो विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह भी नहीं पता कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम करते होंगे या फिर स्त्री ऐसे काम करते होंगे विशेषज्ञ वाली, क्योंकि मैंने वैसे पहले भी अभी बताया था कि जो पुरातत्वविद हैं उनको अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि ये कुछ कार्य केवल स्त्री ही करती थी या केवल पुरुष ही करते थे, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, हम ये फैंस के बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी। क्या था ये फैंस? देखिए, ये जो फैंस था ना, ये इसमें क्या होता था, ये जैसे हम देखते हैं पत्थर है और अन्य चीज़ें, ये क्या कहते हैं, ये प्रकृति से सीधे प्राप्त हो जाती हैं। पत्थर है, शंकर, तो प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है। लेकिन जो ये फैंस था ये बनाया जाता था, ठीक है, ये कृत्रिम रूप से एक हाथों से निर्माण कर बनाया जाता था इसको, ठीक है। कैसे? ये क्या था, ये इसको तैयार करने के लिए जो बालू होता है, आपने देखा भी होगा, बालू होता है ना, बालू स्टीफन पत्थरों के जो चूर्ण हो जाता था उसका, बालू का और स्टीफन जो पत्थर होता था उसका स्फीटिक जो पत्थर होता था उसके पत्थरों को चूर्ण करके उसको गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आप नोट कर लेना, ये ज़रूर नोट कर लेना ये वाला, ठीक है। फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। अब क्या था, ये जो फैंस था इनसे क्या क्या चीज़ें वस्तुएं बनाई जाती, मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले बनाए जाते थे और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। चलिए, हमने कच्चे माल के विषय में थोड़ा सा कल चर्चा की थी, चलिए आज भी कर लेते हैं। कच्चे माल में क्या था, जैसा कि हम जानते हैं कच्चा माल कैसे कैसे कह सकते हैं। यदि हम माने कि किसी कपड़े के रूप में कच्चा माल, हम कपास को कहेंगे, कपास को ही तो कहेंगे, कपास को लेंगे, उसकी खेती करेंगे, कपास तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में उसकी सूत कताई करके फिर कपड़े का निर्माण करेंगे, ठीक है, यही तो होता है। तो आप इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, इसमें एक हेडिंग डालिए, कच्चे माल का आयात, ठीक है, हेडिंग डालिए कच्चे माल का आयात। चलिए, अब क्या होता था, देखिए जो हड़प्पा नगर थे उसमें बहुत सारी वस्तुएं तो मिल जाया करती थी, कई चीज़ें तो वहाँ खुद ही मिलती थी, ठीक है, वहीं उगाई जाती थी, उपलब्ध हो जाती थी, परंतु कुछ चीज़ें जो हैं उपलब्ध नहीं होती थी। अब उनमें क्या क्या था, जैसे सोना, चांदी जो है, लोहा है, तांबा है, मूल्यवान पत्थर जैसे पदार्थों का ये लोग आयात करते थे। किन किन चीज़ों का आयात करते थे? तांबा, लोहा, बहुमूल्य पदार्थ, चांदी, सोना, इन सब चीज़ों का ये लोग
आयात करते थे। तो आप इसमें जो पहले तो हेडिंग डाल लीजिए कि कच्चे माल का आयात, ठीक है, कच्चे माल का आयात। अब इसमें एक पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए कि हड़प्पा में कई चीज़ें उपलब्ध होती थीं, परंतु सोना, चांदी, लोहा, तांबा और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का आयात होता था। ठीक है, ऐसे जो लोग नोट्स बना रहे हैं मैं उनसे आशा करूँगा कि वो इसी प्रकार नोट्स बनाते चलें। ठीक है, और ऐसी कुछ चीज़ें भी होंगी जो इसमें अगर चर्चा नहीं हो पा रही है, ठीक, और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी, तो आप उसको अपनी तरफ से ढूंढें। ठीक है, उसको ढूंढने का प्रयास करें बुक में से, बुक में, क्योंकि हो सकता है कि बुक में हर चीज़ नहीं दे सकते। ठीक है, बुकों से अलग देखना भी पड़ेगा। ठीक है, जब हमें कुछ अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है तो हमें बुक से कुछ अलग भी देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब जी जो हमने पॉइंट लिखा इसमें सब पॉइंट डालकर पहला पॉइंट लिखिए तांबे, सब पॉइंट डालकर लिखिए तांबा या तांबे लिख लीजिए। जो तांबा था इसका जो आयात होता था वो कहाँ से होता था? तांबे का आयात आधुनिक राजस्थान और पश्चिम एशिया, आधुनिक राजस्थान और पश्चिमी एशिया के देश ओमान से होता था। किसका? तांबे का। पश्चिमी एशिया के देश ओमान से होता था। ठीक है, चलिए अब इसी में सेकंड सब पॉइंट डालिए और इसमें लिखिए टिन, टिन डालिए। टिन का आयात आधुनिक ईरान तथा अफगानिस्तान से होता था। टिन का आयात आधुनिक ईरान तथा अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, आगे चलिए तीसरा सब पॉइंट डालिए सोना। ठीक है, जो सोने का जो आयात होता था वो आधुनिक कर्नाटक से होता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से होता था। ठीक है, वहीं डालिए अब चौथा सब पॉइंट डालिए बहुमूल्य पत्थर। डालिए बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये 4 पॉइंट देखे, इसमें 4 इसके सब पॉइंट पढ़े और 1 इसका पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें दूसरा आप दूसरी जो हेडिंग डाल लीजिए, दूसरी जो हेडिंग डाल लीजिए एक बारी निर्यात। ठीक है, दूसरी हेडिंग डाल लीजिए निर्यात। ठीक है, निर्यात डाल लीजिए दूसरी हेडिंग। ठीक है, अब निर्यात में लिखिए यहां से बहुमूल्य पत्थर के, मनके और हाथी दांत की वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी एशिया में किया जाता था। ठीक है, पुनः बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। यहाँ से बहुमूल्य पत्थरों के, मनके और हाथी दांत की वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी एशिया में किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आता है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। हाँ, इसमें हेडिंग डाल लीजिए, यही हेडिंग डाल लीजिए सीधा कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है, यही हेडिंग डाल लीजिए और नोट कीजिए। पहले सुन लीजिए क्या था कि जो ये नगर थे, हमने देखा कि नगर में बहुत सारे लोग रहते थे। ठीक है, कुछ शासक भी रहते थे, लेखक भी रहते थे, कुछ दस्तकार भी रहते थे, या फिर जो कुछ शिल्पकार इत्यादि अलग अलग लोग रहा करते थे। ठीक है, हो सकता है इन सब का भोजन करने का प्रकार भी अलग हो। ठीक है, और जो ये लोग जो इस नगर में रहते थे, नगरों में भी रहा करते थे, गाँव में भी रहा करते थे, शहरों में भी रहा करते थे। ठीक है, नगरों के अलावा गाँव में, शहरों में इत्यादि में रहा करते थे। और ये लोग क्या करते? ये लोग अनाज उगाया करते थे। ठीक है, ये लोग अनाज उगाया करते थे, जानवर पाला करते थे। ठीक है, चरवाहे भी थे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे अब क्या है, आप इनमें नोट करते हुए चलें। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन में क्या था? ये कहते हैं ये पौधों के जो पुरातत्वविद था उन्हें पौधों के अवशेषों से पता चलता है। लिखिए कि पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, आगे उसका सेकंड पॉइंट डाल लीजिए। सेकंड पॉइंट डालिए कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। सेकंड पॉइंट में लिखिए कि जमीन की जुताई के लिए
जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी और यह लकड़ी के बनाए जाते थे। ये लकड़ी के बनाए जाते थे। अब ये वर्तमान में हल नहीं प्राप्त है, हमें हल नहीं प्राप्त हुए। ठीक है, लिखिए। अब तीसरा पॉइंट डालिए, दूसरा पॉइंट डाल लिया हमने, अब तीसरा पॉइंट डालिए। तीसरे पॉइंट में लिखिए, यहाँ वर्षा कम हुआ करती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाया करते थे। सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाया करते थे। ठीक है, अब जो हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा है ना कि सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाया करते थे, अब इसमें क्या कीजिए, इसमें सब पॉइंट डाल लीजिए और लिखिए पानी का संचय करना, पानी का संचय करना। ठीक है, चलिए आगे जो अब चौथा पॉइंट डालिए, चौथा पॉइंट डालिए और लिखिए हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। आसपास तालाब और चारागाह होते थे, परंतु सूखे महीनों में यह मवेशियों के साथ पानी और चारे के तलाश में दूर दूर तक जाया करते थे। ठीक है, आगे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा कि वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे, मछलियां और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे हमने जो है इसके बारे में पढ़ा भी था कि गुजरात में जो हड़प्पा नगर जो हमने पढ़ा था ना, इनके बारे में धोलावीरा नगर के विषय में हमने कल चर्चा कर ली थी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ते हुए चल रहे हैं। पहली जो वीडियो हमारी थी, पहला जो भाग था, उससे दूसरी चीज़ को जोड़ते हुए चल रहे हैं, तो ध्यान रहे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चर्चा, इसमें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जो हमने धोलावीरा नगर के विषय में पढ़ा, तो ये क्या था, ये 3 भागों में बटा हुआ एक नगर था। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उसके चारों ओर क्या थे, इसके चारों ओर पत्थर की दीवारें बनाई गई थी और इसमें बड़ा सा एक प्रवेश द्वार भी था, इसमें एक खुला मैदान भी था यहाँ पर, जहाँ पे ये जो सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते होंगे। ठीक है, कुछ जो अवशेष जो हड़प्पा से प्राप्त हुए थे, जैसे कि जो बड़े बड़े अक्षर हुआ करते थे वो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, परंतु यहाँ से कुछ एक अलग ही प्रकार का कुछ अवशेष प्राप्त हुआ था जो कि लकड़ी में जड़ा गया था और एक विशेष अवशेष के रूप में वो माना गया था। ठीक है, आमतौर पर जो हड़प्पा की जो मोहरों पर ही लेख लिखे जाते थे, परंतु ये लकड़ी पर लिखा गया था। ठीक है, इसी तरह हमने गुजरात की खंबात खाड़ी के विषय में थोड़ा सा पढ़ा था। वहाँ पे एक सारवती नदी थी, उसके बाद एक लोथल जो नगर था उस विषय में पढ़ा था, जहाँ पर जो कीमती पत्थर जो थे, ठीक है, वहाँ वो कच्चे माल के रूप में जाना जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ जो पत्थर जैसा कच्चा माल, जो कीमती पत्थरों जैसा जो कच्चा माल था, आसानी से मिल जाता था। ठीक है, पत्थरों, शंकों और बनाई जाने वाली जो वस्तुएं थी, ये का केंद्र माना जाता था। यूँ कहते थे कि जो पत्थरों, जो शंकों जैसी वस्तुएं, जो धातुओं से जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ का एक कोई केंद्र होगा, ये ऐसा माना जाता था। और यहाँ पर जो है भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कहीं मोहरे और मुद्रकान जो मोहरबंदी थी, ये मिले हैं। और मोहरबंदी के विषय में मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था, समझाया भी था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आज हम इन बातों की चर्चा करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब हम मेन बात करते हैं कि ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इसका अंत किस प्रकार हुआ। ये मेन जो आता है, इसके ऊपर हमें चर्चा करना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो आप एक नोट बना लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, सभ्यता का अंत। ठीक है, सभ्यता का अंत, ये हेडिंग डाल लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत सीधा, या लिख लीजिए नगरों का अंत या हड़प्पा सभ्यता का अंत डाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ना चालू करते हैं। अच्छा, क्या था ये, हमने क्या देखा, हम अभी नोट मत करिएगा, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आपको मैं बोल दूंगा जब नोट करना होगा। तो क्या था, देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, कई वर्षों बाद में धीरे धीरे पुरातत्वविदों ने और अवशेष ढूंढना प्रारंभ किए, तो क्या पता चला कि कई वर्षों बाद में धीरे धीरे
जो वहाँ से मोहरों के अवशेष मिलने पर बंद हो गए, बांटों का प्रयोग जो था वो बंद हो गया। ठीक है, वहाँ पर लोग जो थे, लोगों ने घर इत्यादि छोड़ना स्टार्ट कर दिया, नगरों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो कच्चे माल जो वहाँ पे इतना आयात हुआ करता था वो भी कम हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो कभी नालियाँ बनाई गई थी उसकी, ताकि वो कभी बाहर जो नगर गंदा ना हो, कीचड़ ना फैले, तो कीचड़ बाहर आने लगा, ढेर बनने लगे उसके। ठीक है, जल निकासियाँ, मतलब जो नाली की जो प्रणाली बनाई गई थी वो नष्ट हो गई। ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों, फिर जो सड़कों पर केवल वैसा ही रहता था, दुकानें इत्यादि लगती होंगी, उसमें अब लोगों ने घर बना लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था ऐसा आने का? तो इसका मैं बताऊं तो कोई संभवतः कारण अभी तक पुरातत्वविदों को पता नहीं चला है, परंतु इसके कुछ विशेष कारण माने जाएं तो बोल सकते हैं कि कुछ बाढ़ आई होगी। ठीक है, बाढ़ आने का संभावना है, बाढ़ आई होगी, या हो सकता है किसी ने दूसरे ने हमला कर दिया हो, इस प्रकार का भी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है लोगों ने कुछ ज़्यादा चीज़ों को धीरे धीरे उपयोग करना प्रारंभ कर दिया हो, जिस कारण प्रकृति में परिवर्तन आया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चारागाह कम पड़ गए हों, ठीक है, इत्यादि समाप्त हो गए हों, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन हम कुछ मेन बातों का बात करें तो इसमें दो तीन प्रकार लगते हैं। पहला, बाढ़ इत्यादि के आने से, ठीक है, बाढ़ आने से, या अकाल पड़ने से, या फिर हो सकता है वहाँ का जो शासक थे उनका शासन समाप्त हो गया हो। ठीक है, मतलब किसी ने आक्रमण कर दिया हो, इस कारण ये सब परिवर्तन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अब हेडिंग, आप नोट डालना स्टार्ट कीजिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, कि लगभग 3900 साल पहले इन नगरों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, मोहर बांटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, और मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, इसमें लिखिए इसके कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ये पॉइंट लगा दीजिए, उसका अब उसका जो सब पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, इसके विशेष कारण हो सकते हैं के बाद इसके सब पॉइंट लिखिए। बाढ़ आना, बाढ़ या चारागाहों और घास के मैदानों का समाप्त होना, बाढ़ आना या चारागाहों और घास के मैदानों का समाप्त होना, या फिर शासकों का शासन समाप्त होना। ठीक है, ये तीन जो मैंने कारण बताए हैं, आप इनका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आधुनिक पाकिस्तान अगर हम देखते हैं, जो जैसा ये जो अभी मैंने बताया कि इसकी समाप्ति इस प्रकार से हुई, फिर क्या हुआ, जो आधुनिक पाकिस्तान था ना, आधुनिक पाकिस्तान में जो सिंध आता है और जो पंजाब आता है, वहाँ की बस्तियाँ धीरे धीरे उजड़ गई। ठीक है, कई लोग जो थे पूर्व और दक्षिण में जाकर रहने लगे, इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे क्या कहते हैं, अब जो नए नगरों का जो विस्तार हुआ, ठीक है, वो 14 साल बाद हुआ, तब से 14 साल बाद हुआ, याद रखिएगा, तब से 14 साल बाद हुआ। मतलब तब से 14 साल का मतलब क्या है, उसके मतलब वर्तमान में देखा जाए, अगर आज से हम देखें तो आज से 14 साल का मतलब तब से 2500 साल बाद, 2500 साल, अब से 2500 साल पहले नए नगरों का विस्तार हुआ। ठीक है, फिर नए नगरों का विस्तार हुआ, जैसा हमने पढ़ा भी था 2500 साल पहले गंगानगर नदी है जो है, उसके आसपास के जो इलाके हैं उनमें 2500 साल पहले नगरों का विकास हुआ। ठीक है, चलिए अब एक बार इस अन्यंत्र को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, ये मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट कर लें, नहीं यदि आप सुनना चाहें, और ठीक है, यदि आपको सुनना है और सुनने के बाद में आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि आप एक बारी मैप निकालें, मैप में एक बारी मिस्र को ढूंढने का प्रयास करें तो पता चलेगा जो ये जो नील नदी है ना,
नील नदी के आसपास का जो इलाका है वहाँ से छोड़कर जो मिस्र का जितना भी एरिया है वो सब रेगिस्तान में तब्दील है, बिल्कुल रेगिस्तान है। ठीक है, लगभग क्या था ये 5000 साल पहले मिस्र के जो शासन करने वाले जो राजा थे यहाँ सोना चांदी, हाथी दांत और लकड़ियों और जीरे जवाहरात जो होते हैं लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेज दिया करते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें हम आज पिरामिड के रूप में जानते हैं। फिर क्या हुआ, जो राजा जब मरते थे तो मरने के बाद में जो राजा हुआ करते थे इन पिरामिडों में दफना दिए जाते थे। ठीक है, और क्या कहते थे दफनाने ताकि वो सुरक्षित रहें। ठीक है, दफनाने के बाद में उनके साथ जो ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर दी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, जैसे कि हमने मेहरगढ़ में पढ़ा था उनके जो अवशेष मिले थे बकरी इत्यादि के, इसी तरह इनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें दफना दी जाती थी। बर्तन जैसे हथियार इत्यादि जानवर शामिल किए जाते थे। और क्या कहते इनको क्या कहा जाता था, इनको मम्मी कहा जाता था, मम्मी। ठीक है, इनके शवों को मम्मी कहा जाता था। उसके बाद में क्या होता था कि जैसा हमने पढ़ा जो ये शव दफनाने की जो प्रथा थी, ठीक है, जो ये शव दफनाए जाते थे उनमें कभी कभी क्या करते थे, जो मिस्र में कभी कभी इनके सेविकाएं जो हुआ करते थे उनको भी इनके साथ में दफना दिया जाता था ताकि वो इनके साथ में इनकी सेवा करें। ठीक है, आगे चल के वो इनकी सेवा करें, शासकों के साथ में दफना दिए जाते थे। ठीक है। और एक बात और, जो ये दफनाने के जो कार्यक्रम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके परंपराओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मिस्र में सबसे ज़्यादा धनी देशों में धन दौलत का खर्चा होता था इसमें। ठीक है, इनके जो मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत का खर्चा किया जाता था इन सब चीज़ों में। ठीक है, जब पुरातत्वविदों ने देखा, इतिहास को खोजा, उसको पढ़ा उसके बारे में, तो पता चला जो मिस्र जो है, इसकी जो पुरातत्वविदों ने अवशेष प्राप्त किए तो पता चला कि मिस्र में जो है सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था इस परंपरा में। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि ऐसी कोई चीज़ है जो समझ नहीं आई तो एक बार आप कमेंट करें। ठीक है, और यदि जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कृपया वो एक बार सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियोस में इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे लाइक सब्सक्राइब वगैरह चाहिए या फिर कोई वैसा कुछ है, नहीं, लेकिन जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन सा लगता है। ठीक है, उत्साहित होता हूँ, मेरा भी मन करता है बनाने का, तो मुझे अच्छा लगेगा यदि आप लोग करेंगे। बाकी धन्यवाद सभी का।